फ्रेंड्स, पेपर कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल कुमार आप सभी के लिए आज लेके आया हूँ गति का द्वितीय नियम। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गति के पहले नियम की। आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की। अगर हम बात करें सेकंड लॉ, या कहने का मतलब हम बात करें गति के द्वितीय नियम की, सबसे पहले बात करें गति के द्वितीय नियम किस पर आधारित है। जो गति का द्वितीय नियम है वो संवेग शब्द पर आधारित है। और संवेग की बात करें तो संवेग होता है किसी भी वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल। किसी भी वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। इस नियम के अनुसार अगर नियम के अनुसार बात की जाए तो संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है, तथा जो संवेग में परिवर्तन होगा, वह बल की दिशा में होगा। यानी जिस दिशा में बल कार्य करेगा उसी दिशा में संवेग में क्या होगा? परिवर्तन। तो हम अगर इसकी बात की जाए तो बल बराबर क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन बटा समय। हम सभी ने पहले बात कर ली संवेग किससे कहते हैं? वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को। हम वेग को लिखते हैं v से और द्रव्यमान को लिखते हैं m से और संवेग को लिखते हैं p से। और बल को किससे लिखते हैं फ्रेंड्स? F से। तो F बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू वी अपॉन टी। अगर फ्रेंड्स इसी की बात की जाए तो अब आगे बात करें तो देखिए हम बात करते हैं त्वरण के बारे में थोड़ा। हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो a बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन टी। a बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? v अपॉन टी। अगर हम यहाँ पर v अपॉन टी की जगह a लिख दे तो क्या हो जाएगा? F बराबर m इंटू a। और इसे ही कहा जाता है बल का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक अन्य क्वेश्चन हमारे लिए निकल के आया कि कौन सा गति का नियम बल का सूत्र देता है? तो गति का जो द्वितीय नियम होता है वही बल का सूत्र देता है। तो तीसरा पॉइंट हम बात करें बल के सूत्र की उत्पत्ति। बल के सूत्र की उत्पत्ति किससे होती है? गति के द्वितीय नियम से। और बल की परिभाषा किससे उत्पत्ति होती है? गति के प्रथम नियम से, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब बात करें इस संवेग की, तो अगर मैं यहाँ पर a का मान 0 कर दूं, यदि इफ a इक्वल्स टू 0 होगा देन तब f बराबर क्या हो जाएगा? 0। अगर हमारा त्वरण शून्य हो या क्या कहें नियत हो तो f बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब f बराबर g होगा तो कहने का मतलब यह हो जाएगा, इसका तीसरा पॉइंट हम बात करें तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में
बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग में परिवर्तन शून्य होगा। बाह्य बल की उपस्थिति में संवेग में परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यदि कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कह सकते हैं कि यदि त्वरण आप लोगों का 0 और बल आप लोगों का 0 होगा तो यहाँ से कहा यह जाता है यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी। या क्या कह सकते हैं हम, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर रहेगी, अर्थात उसे नाम दे सकते हैं विराम अवस्था। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी फ्रेंड्स। तो यहीं से कह सकते हैं कि गति का द्वितीय नियम गति के प्रथम नियम का ही एक भाग है। का एक भाग है। तो फ्रेंड्स हम लोग सब ने बात की गति के द्वितीय नियम की। गति के द्वितीय नियम में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? संवेग। संवेग क्या होता है? वेग और द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। इसमें कहा गया इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। तो संवेग में परिवर्तन होगा वह बल की दिशा में ही होगा। अगर बल की बात के संवेग में परिवर्तन बटा समय, हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर ले। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन को v, समय को t, a बराबर क्या हो जाएगा? त्वरण। तो इससे बात की जाए तो हम अगर यहाँ पर v/t की जगह अगर a लिख दे तो F बराबर क्या हो जाएगा? m × a। अर्थात यहाँ से अपने पास क्या आ गया? बल का फॉर्मूला। तो कहा यह जाता है कि गति के किस नियम की सहायता से बल का सूत्र उत्पन्न होता है? तो गति के द्वितीय नियम की सहायता से बल का सूत्र उत्पन्न होते हैं। अगली बात होती है बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग परिवर्तन शून्य होता है। अर्थात यहाँ पर a का मान 0 कर दे या a को नियत कर दे तो F बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो F बराबर 0 होगा तो उसमें संवेग भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु में कोई संवेग में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात ये कहा जा सकता है कि कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। इसीलिए इस आधार पर कहा जा सकता है गति का द्वितीय नियम गति के प्रथम नियम का ही एक अंग है। अगर इसके आगे बात की जाए तो हम बात करेंगे आवेग की। तो फ्रेंड्स देखिए आवेग क्या होता है। अगर किसी वस्तु पर कोई बल लघुतम या थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो उससे कहते हैं आवेग। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आवेग। यदि कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए ही कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? आवेग। उसे क्या कहा जाता है? आवेग। तो हम बात करेंगे अब इसमें आगे आवेग की। आवेग क्या होता है? बल इंटू समय अंतराल। अर्थात यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल थोड़े समय के लिए ही कार्य करे तो उसे आवेग कहते हैं। अगर फ्रेंड्स बात की जाए तो कुछ नियम होते हैं, उनमें ये कहा जाता है कि आवेग व संवेग की विमा व मात्रक
दोनों समान होते हैं। आवेग व संवेग की विमा व मात्रक दोनों समान होते हैं, अर्थात ये कहा कैसे जाए, तो हम सब ने देखा कि बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। तो F बराबर P अपॉन T, तो P बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू टी, F इंटू टी। तो फ्रेंड्स हमने बात की थी आवेग बराबर क्या होता है, F इंटू टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेग बराबर संवेग। तो फ्रेंड्स हमने जो कथन लिखा था वो इस आधार पर लिखा था कि आवेग की विमा और मात्रक क्या होते हैं, समान। तो इसी प्रकार अगर हम इसके मात्रक निकालने की कोशिश करें तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। तो फ्रेंड्स संवेग का मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी प्रति मीटर सेकंड। तो इसके मात्रक की बात करें केजी मीटर प्रति सेकंड, और इससे ही और यही आवेग का मात्रक भी होता है। अगर बात करें विमा की, किसकी बात करें फ्रेंड्स, विमा, तो विमा हो जाएगी m1 L1 T-1। ये फ्रेंड्स अपने पास आ गई संवेग की विमा। तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स संवेग और आवेग की। अब यहाँ से एग्जाम्पल पूछा जाए तो अगर किसी भी वस्तु का आवेग ज़्यादा होगा, अगर आवेग ज़्यादा होगा तो हमें चोट भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। अर्थात कहने का मतलब अगर कोई वस्तु ठोस होगी तो ठोस वस्तु पर किसी वस्तु को गिराया जाए और मुलायम वस्तु पर किसी को गिराया जाए तो वहाँ पर चोट हमें ठोस वस्तु से ज़्यादा लगेगी। जैसे हम एग्जाम्पल समझा जाए तो कहा यह जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति लंबी कूद या ऊंची कूद कूदता है तो जिस स्थान पर कूदता है उस स्थान की मिट्टी को कुरेद कर या थोड़ा सा मुलायम कर दिया जाता है जिससे कूदने के पश्चात उसे चोट ना लगे। यह भी कहा जाता है कि फर्श पर कूदते हैं एक तो, और एक कूदते हैं रेतीले मिट्टी के स्थान पर। तो रेत के जो टीले में या रेत के मिट्टी के स्थान पर कूदते हैं तो हमें वहाँ पर चोट कम लगती है बजाय फर्श पर। तो इसी प्रकार अगर कोई वस्तु ठोस होगी तो वहाँ पर चोट ज़्यादा लगेगी। कहने का मतलब अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो चोट ज़्यादा लगेगी। जैसे कि हम बात करें एक गेंद हो, एक तो क्रिकेट की बॉल हो, एक टेनिस की बॉल हो, तो दोनों बॉलों को अगर समान वेग से मारा जाए तो क्रिकेट की गेंद से चोट हमें ज़्यादा लगेगी बजाय टेनिस की बॉल से। इसी प्रकार अगर हमें कोई कील या कोई कील किसी दीवार पर लगानी है तो हमें थोड़े अधिक मोटे हथौड़े का क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। फ्रेंड्स इसी प्रकार हम और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आएंगे। ये हुआ हमारा गति का द्वितीय नियम। इस गति के द्वितीय नियम में हमने बात की आवेग संवेग के बारे में। अगर कभी भी आपको चोट आधारित कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें हमेशा गति का द्वितीय नियम ही काम करता है। जिस प्रकार एक एग्जाम्पल और होता है कि क्रिकेट की गेंद का कैच पकड़ते समय व्यक्ति अपने हाथों को पीछे की ओर इसलिए लेके जाता है कि वह उसके संवेग या आवेग को कम कर सके। तो थैंक्स फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगे इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गति के तृतीय नियम की।